Hello, my dear student. I am Ghanshyam Bhua. Welcome to my YouTube channel Commerce Master. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट 12th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर चालू किया था जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने देखा था मीनिंग, नेचर, इम्पोर्टेंस, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और आज हम जो देखने वाले हैं वो है फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। जनरली मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट चालू होता है, उसका जो गोल होता है वो गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है पैसे की, रुपीज़ की। इन शॉर्ट, पैसा कहाँ से लाना है, पैसा कौन कौन से सोर्स से लाएंगे, पैसा जो लाएंगे उसके लिए कितना कॉस्ट होगा। उसके बाद पैसा आने के बाद हम मेन मनी मटेरियल सब अरेंज करते हैं, लोगों का अरेंजमेंट करना पड़ता है, एम्प्लॉयज़ का अरेंजमेंट करना पड़ता है। उसके बाद हम प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन डिपेंड करता है हमें कस्टमर की नीड और वांट के मुताबिक। जो कस्टमर की नीड और वांट है उसके मुताबिक हम प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन होने के बाद काम ख़त्म नहीं हो जाता है। जो प्रोडक्ट हमने तैयार की है वही प्रोडक्ट हमको कस्टमर तक पहुंचाना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट की कुछ वैल्यू क्रिएट होती है। और प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद वो प्रोडक्ट से कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं तो मार्केट के अंदर कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है और उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है। लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचने के बाद कंपनी का काम ख़त्म नहीं हो जाता है। प्रोडक्ट पहुंचने के बाद भी हमको वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमको सर्विस भी प्रोवाइड करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे सर्विस की बहुत ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस। इन द सेंस प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद भी हमको कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस। जो मैंने बात किया प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने तक के फंक्शन की, ये फंक्शन को जनरली 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके अंदर एक आता है मार्केटिंग, दूसरा आता है फाइनेंस, तीसरा आता है प्रोडक्शन एंड लास्ट वन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस तरीके से 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो आज हम जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट जो हमारे कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट तैयार की है वही प्रोडक्ट कस्टमर की नीड और वांट के मुताबिक तैयार करना है और वही प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है, इसी को बोला जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या करता है? प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाता है उसकी नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो उसी को बोला जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ को ऐड किया जाता है। सबसे पहले जब हम मार्केटिंग की बात आए तो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मार्केट रिसर्च करना पड़ता है। मार्केट रिसर्च के अंदर देखा जाता है कस्टमर की नीड और वांट क्या है, उसके मुताबिक प्रोडक्ट बनाना। उसके बाद वो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट बनने के बाद कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाना, दैट इज़ नॉट एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। मार्केट के अंदर जो हमको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी चूज़ करना पड़ता है। इन शॉर्ट, हमको प्रोडक्ट पहुंचाना है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कस्टमर को, तो उसके लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी चूज़ करना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिपेंड करता है प्लेस के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर। उसी तरीके से हमको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए सेल्स प्रमोशन भी करना पड़ता है। तीसरा इम्पोर्टेंट, मार्केट के अंदर हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमको हमारे प्रोडक्ट का स्टॉक भी करना पड़ता है। इसके लिए हमको स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ती है। स्टोरेज भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, कैसा प्रोडक्ट है उस तरीके का स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बिगड़ भी, बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर रिस्क भी रहता है बिगड़ने का या ख़राब भी हो सकती है, तो इसके लिए हमको इंश्योरेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जितनी भी चीज़ें मार्केट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सेल्स प्रमोशन, स्टोरेज, इंश्योरेंस, ये सभी चीज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर ऐड की जाती है। हम एक एक चीज़ को डीप में पढ़ेंगे। मार्केटिंग के अंदर जनरली क्या किया जाता है, जो हमारे पास रिसोर्सेज है और रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने का काम मार्केटिंग करता है। हालांकि मार्केटिंग बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन सामने उसके आधार से सेल्स भी ज़्यादा होता है। सेल्स ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। इन शॉर्ट, एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शंस देखेंगे। पहला फंक्शन प्रोडक्ट मिक्स। हम प्रोडक्ट मिक्स की बात करें
तो हम जो प्रोडक्ट कस्टमर को पहुंचाने वाले हैं वो प्रोडक्ट कैसा होगा, उसका शेप कैसा होगा, उसका वेट कैसा होगा, उसकी साइज़ कैसे होगी, उसके ऊपर जो प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग कैसा होगा, उसका पैकेजिंग कैसा होगा, उसके अंदर गारंटी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके अंदर आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी या नहीं की जाएगी, उसका कलर कैसा रहेगा, ये सभी चीज़ को प्रोडक्ट मिक्स के अंदर ऐड किया जाता है। आपने देखा ही होगा कि पहले के टाइम के अंदर जो साबुन आया करता था वो रेक्टेंगल शेप में और सिंपल सोबर साबुन आया करता था, सॉप आया करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज होते गए, तो उसके अंदर फ्लेवर्स डाला गया, उसके अंदर कलर्स डाले गए, उसका साइज़ और शेप थोड़ा चेंज कर दिया गया। अभी आप देखोगे शॉप के नीचे डॉट डॉट वाला आता है। तो इन द सेंस एक क्या है, कस्टमर की नीड वांट के मुताबिक प्रोडक्ट के अंदर भी टाइम टू टाइम उनको चेंज करना पड़ता है। जैसे टीवी पहले बॉक्स टाइप टीवी आया करता था, उसके बाद टीवी में क्या हुआ, कलर टीवी आने लगे, कलर के बाद क्या हुआ, एलसीडी आने लगे, एलसीडी के बाद एलईडी आने लगे, अभी तो कर्व टीवी भी आने लगे हैं। इससे टीवी में भी बहुत बार जो प्रोडक्ट की साइज़ और उसका शेप है वो भी क्या होता गया, चेंज होता गया है। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, लेकिन डीप में हम पढ़ेंगे, इसका मार्केटिंग के रिगार्डिंग एक पूरा चैप्टर आने वाला है। अभी हम सिर्फ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ के अंदर हमको आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लो, हम एसी लेते थे, एसी के अंदर हमको बोला जाता है कि 3 सर्विस फ्री, आपको एसी खरीदने के बाद आपको 3 सर्विस फ्री में दी जाएगी। आप कोई भी व्हीकल खरीदते हैं तो व्हीकल में बोला जाता है कि आपको 3 सर्विस फ्री दी जाएगी। तो ये जो है इसको बोलते हैं आफ्टर सेल्स सर्विस। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसी के अंदर फंक्शन, सेकंड फंक्शन प्राइस। कंपनी की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कस्टमर तब ही खरीदेगा जब रीजनेबल प्राइस में अच्छे से अच्छी क्वालिटी कस्टमर को मिले। इनसे प्राइस बहुत ही सेंसिटिव फैक्टर है कस्टमर के लिए। प्राइस रीजनेबल रहना चाहिए और अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट कस्टमर को मिलना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं एफोर्डेबल प्राइस। कस्टमर को भी परवड़ना चाहिए, साथ साथ में कंपनी को भी परवड़ना चाहिए। जब हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो प्राइस के अंदर बहुत सारे फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं, जिसके अंदर प्राइस के अंदर इंक्लूड किया जाता है सेल्स पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसीज़, डिस्काउंट रिगार्डिंग पॉलिसीज़। डिस्काउंट पॉलिसी के अंदर सेल्स पॉलिसी की बात करें, उसके बाद हम बात करें क्रेडिट पॉलिसी की, तो सेल्स पॉलिसी के अंदर होता है कि कोई कबार आपने देखा होगा कि जब हम कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बेचते हैं तो हम बोलते हैं अगर 10 प्रोडक्ट आप लोगे तो एक प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा, इन शॉर्ट बाय 10 गेट 1 फ्री। उसी तरीके से डिस्काउंट दिया जाता है। कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके अंदर लिखा होता है 10% ऑफ, 5% ऑफ, तो डिस्काउंट पॉलिसी। बहुत बार आपको क्रेडिट पॉलिसी भी प्रोवाइड करना पड़ता है। इन शॉर्ट आप इतना प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया जाएगा, आपको 3 महीने के अंदर पेमेंट करना है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके, ये मेन टारगेट रहता है। उसके बाद हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ज़्यादातर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या करता है, जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का रहता है। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर कौन कौन से लोग ऐड होते हैं, रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, कमीशन ब्रोकर, ये सभी ऐड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर। जनरली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 0 लेवल होता है, 1 लेवल होता है, 2 लेवल होता है, 3 लेवल होता है। अलग अलग तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं। 0 लेवल का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोड्यूसर टू कस्टमर अगर प्रोडक्ट पहुंचे, बीच में कोई इंटरमीडिएटर नहीं हो, एक भी इंटरमीडिएटर नहीं, दैट इज नोन एज 0 लेवल। 1 लेवल का मतलब क्या हुआ, बीच में कोई एक इंटरमीडिएटर हो, प्रोड्यूसर टू कस्टमर, बीच में अगर समझ लो होलसेलर है तो एक क्या हो जाएगा, 1 लेवल। 2 लेवल का मतलब क्या हुआ, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर, जिसको 2 लेवल बोला जाता है। जनरली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिपेंड करता है प्रोडक्ट और कंपनी की साइज़ के ऊपर। अगर कोई प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे और प्रोडक्ट बहुत ही समझ लो कि शॉर्ट टाइम में बिगड़ जाने वाला प्रोडक्ट हो, तो उसके अंदर लंबी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच सके। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट है प्रमोशन। हम जब प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को
प्रमोशन के अंदर हम जनरली बात करें तो प्रमोशन का मतलब यही होता है कि हमारा जो सेल्स है वो सेल्स को थोड़ा पुशअप करना, उसको ग्रो करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर सेल्स इंक्रीज हो सके, इसके लिए जनरली प्रमोशन का यूज़ किया जाता है। प्रमोशन के अंदर बहुत सारी चीज़ को ऐड करते हैं, एडवर्टाइजमेंट ले लो, पब्लिसिटी ले लो, सेलिंग थ्रू सेल्समैन ले लो, जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। इस तरीके से ज़्यादा प्रमोशन करके हमारे प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर सेल किया जाता है। जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ये है प्रमोशन। अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ज़्यादातर ह्यूमन बींग को फोकस किया जाता है। ह्यूमन बींग इज़ द सेंटर, ह्यूमन बींग एक सेंटर में रहेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। जैसे हम बात करें लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल, ये हमारी वैल्यूएबल असेट्स है, उसी तरीके से ह्यूमन बींग भी एक बहुत ही कीमती चीज़ है जिसको लाइव असेट्स बोला जाता है। और ये जो लाइव असेट्स है उसका भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कंपनी के अंदर, उसका भी बहुत, जैसे हम असेट्स का ध्यान रखते हैं उससे भी ज़्यादा ह्यूमन बींग का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ह्यूमन बींग की जो नीड और वांट है, एम्प्लॉयज़ की जो नीड और वांट है, अगर उसको आप सेटिस्फाइड कर पाओगे तो आपको कंपनी के गोल को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कंपनी का गोल ऑटोमेटिकली ह्यूमन बींग, एम्प्लॉय खुद उसको अचीव कर देगा। इन द सेंस एक बहुत ही बड़े मैनेजमेंट गुरु ने कहा है कि आप अपने एम्प्लॉय को संभाल लो, एम्प्लॉय खुद पूरी कंपनी संभाल लेंगे। एक दूसरे मैनेजमेंट गुरु ने यह भी कहा है कि हमारे पास जितनी भी चीज़ है हर एक चीज़ ले लो, लेकिन मेरे एम्प्लॉय मुझे वापस दे दो। अगर एम्प्लॉय मेरे पास हो गए तो मैं वापस मेरी कंपनी वापस खड़ा कर सकता हूँ। अगर एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, कंपनी के लिए वो लॉयल भी रहेगा, और कंपनी के अंदर वो क्या सोचेगा, वो कंपनी हमारी खुद की कंपनी, हमारे एक अंदर इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उसके माइंड के अंदर ये थिंकिंग क्रिएट होगी कि ये कंपनी हमारी है। ऐसा नहीं सोचेगा ये कंपनी दूसरे किसी की है। और जहाँ पे हमारी चीज़ आए तो वहाँ पे काम की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ ऐड होती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, ट्रेनिंग, ट्रांसफ़र, लेकिन इस चीज़ को हम डीप में पढ़ेंगे, एक चैप्टर आने वाला है। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है एचआरएम में इंक्लूड ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्रमोशन, डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ एचआर इंक्लूड करता है। डायरेक्शन, स्टाफिंग, ये सभी चीज़ एचआर इंक्लूड करता है। सेकंड है मैनेज द एम्प्लॉय। एचआरएम को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जनरली एम्प्लॉय के साथ ही लेना देना है। एम्प्लॉय को मैनेज करना यही काम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे एम्प्लॉय है, अगर कोई न्यू एम्प्लॉय आया तो वो न्यू एम्प्लॉय को कंपनी के रिगार्डिंग उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। जैसा एम्प्लॉय उस तरीके की उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। एम्प्लॉय कोई फील्ड के अंदर वीक है तो उसको वो वर्क के रिगार्डिंग उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। इन शॉर्ट, जैसा जिस तरीके का एम्प्लॉय है उस तरीके का उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद जो कंपनी के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ काम करें वो एम्प्लॉयज़ का टाइम टू टाइम उसका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस भी हमको इवेल्यूट करना पड़ता है। परफॉर्मेंस को इवेल्यूट इसलिए करना पड़ता है ताकि हमको पता चले कि एम्प्लॉय कितना काम कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कैसी है। एफिशिएंसी का मतलब, एफिशिएंसी को कंपेयर किया जाता है क्वांटिटी बेस और इफेक्टिवनेस को कंपेयर किया जाता है क्वालिटी बेस। जो काम एम्प्लॉय कर रहा है उसका क्वालिटी कैसा है, जो काम एम्प्लॉय कर रहा है उसका क्वांटिटी कैसा है, वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर कहीं पे लूप होल दिखाई दिया जाए तो लूप होल सोल्व करने का काम भी एचआर मैनेजमेंट का रहता है। उसके बाद एचआर मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करना। कंपनी के अंदर अगर एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिलेगा बाय वे ऑफ एचआरएम, तो उसके कारण कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय ऐसा सोचेगा कि कंपनी हमारी खुद की है। जब हमारी खुद की ऐसा कॉन्सेप्ट जब माइंड के अंदर आता है और कंपनी वो खुद की समझने लगता है, तब वो कंपनी छोड़ के जाता नहीं है। जब कंपनी के अंदर कंपनी छोड़ने का जो रेशियो है एम्प्लॉय का वो कम हो जाएगा, दैट इज नॉट रिड्यूस द लेबर टर्नओवर। कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिलने लगेगा तो कंपनी में से कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाएगा नहीं। और कंपनी के अंदर
एम्प्लॉयज़ लंबे समय तक टिके रहेंगे तो उसका जो वर्क एक्सपीरियंस का बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो फाइनेंस कंपनी के लिए एक ब्लड की तरह काम करता है। हम हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्लड जैसे सर्कुलेट होता है, ब्लड के बिना ह्यूमन बॉडी नहीं चल पाती, उसी तरीके से कंपनी भी ब्लड के बिना, फाइनेंस के बिना नहीं चल पाएगी। फाइनेंस होगा तो ही कंपनी चल पाएगी, नहीं तो नहीं चल पाएगी। हमको कंपनी का एक्सपांसन करना है, कंपनी का डेवलपमेंट करना है, कंपनी को एस्टेब्लिश करना है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, कुछ भी चीज़ ले लो, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? एक्वायरिंग द फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड एंड एलोकेशन ऑफ द फंड। ये 3 फंक्शन के साथ काम करता है। एक्वायर द फंड एट द मिनिमम कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ द फंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फंड। ये 3 काम रहता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। उसके फंक्शंस देखते हैं। पहला फंक्शन, सबसे पहले देखा जाता है कि फाइनेंशियल नीड कितनी है, हमारे कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है। हर एक डिपार्टमेंट में से पूछा जाता है कि आप आपके डिपार्टमेंट का एक फ्लो चार्ट बना के दीजिए, जिसके अंदर हमको बताइए कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर कितना एक्सपेंस होने वाला है, ताकि हमको पता चले कि पर्टिकुलर चीज़ के अंदर हमको कितना पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली। इन शॉर्ट, एस्टिमेशन ऑफ द फाइनेंशियल नीड। हर एक डिपार्टमेंट का कंबाइन करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पता चलेगी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है पैसे की। सेकंड वन, यही रिक्वायरमेंट के आधार पे हम बनाएंगे बजट। हमारे इस साल का बजट कितना रहेगा, 10 लाख का बजट, 10 करोड़ का बजट, 20 करोड़ का बजट, और वो बजट को बाद में एलोकेशन भी अलग अलग डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। ये बजट प्रिपेयर करने का काम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रहता है। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब ये होता है एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, दैट इज नोन एज बजट। उसके बाद एलोकेशन ऑफ फंड। एक बार बजट बन गया, पैसा आ गया, पैसा आने के बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास जो पैसा आया उसको एलोकेट करेंगे। एलोकेशन उस तरीके से होना चाहिए जहाँ पे हमको अच्छा से अच्छा रिटर्न मिल रहा है, वहाँ पे एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए। एलोकेशन के अंदर डिवीज़न कर देना चाहिए, रिटर्न कौन कौन सी जगह पे हमको ज़्यादा मिल रहा है, और रिटर्न के आधार पे हमको फंड एलोकेट करना चाहिए। दूसरा, एलोकेशन के अंदर आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि हमारी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट कैसी है, और रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी हमको फंड को एलोकेट करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज एलोकेशन ऑफ फंड। उसके बाद जब हम फंड को रेज कर रहे हैं तो हमको कैपिटल स्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि हम जो फंड रेज कर रहे हैं, कौन कौन सी जगह से फंड लाएंगे, ये अलग अलग वे से हम जो फंड लाएंगे, जिसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड। ये जो सोर्स ऑफ फंड का जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को ही बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे हम लोन से पैसा लाएंगे, जैसे हम शेयर कैपिटल से लाएंगे, जैसे डिबेंचर से लाएंगे, ये तीनों को कंबाइन करेंगे तो इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो लोन से कितना लाएंगे, डिबेंचर से कितना लाएंगे और शेयर से कितना लाएंगे, इसको कंबाइन करो, दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने का काम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रहता है। उसके बाद एक्वायरिंग द फाइनेंस, हम फाइनेंस लाएंगे। एक मैंने बोला कि ये 3 जगह से, वैसे बहुत सारे सोर्स है लेकिन मैंने 3 एग्जांपल लिए, लोन के थ्रू, शेयर के थ्रू, डिबेंचर के थ्रू। लेकिन जब ये तीनों चीज़ के थ्रू आप पैसा लाओगे, दैट इज नोन एज एक्वायर द फंड। जब आप एक्वायर कर रहे हो फंड, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि तीनों में कितना कॉस्ट होने वाला है। लोन लाएंगे, लोन के थ्रू पैसा लाएंगे तो लोन के अंदर कितना इंटरेस्ट रहेगा, डिबेंचर के थ्रू लाएंगे तो उसके अंदर कितना इंटरेस्ट रहेगा, शेयर के थ्रू लाएंगे तो शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना पड़ेगा। जिसके अंदर मिनिमम कॉस्ट हो उस तरीके से हमको पैसा लाना है, दैट इज नोन एज एक्वायरिंग द फाइनेंस। ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम रहता है। उसके बाद है टू प्लान फॉर टैक्स। जो कंपनी चालू किया है तो कंपनी के अंदर जीएसटी भरना पड़ता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस भरने पड़ते हैं, और टैक्स का भी एडवांस में प्लानिंग करना पड़ता है कि कब कौन सा टैक्स आने वाला है, और उस टैक्स को भरने के लिए पहले से एडवांस में हमारे पास इतना फाइनेंस होना चाहिए, दैट इज नॉट एज टैक्स प्लानिंग। ये टैक्स प्लानिंग करने का काम भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, दैट इज नॉन एज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। हम जब प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करता है? प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मेन काम ही ये होता है कि जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ चीज़ है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करे, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी में से फर्नीचर बनाया,
दैट इज नॉन एज प्रोडक्शन। जिसके अंदर रॉ मटेरियल के अंदर कोई वैल्यू एडिशन करे तो उसी को बोला जाता है प्रोडक्शन। एग्जाम्पल दिया लकड़ी का, लकड़ी में से फर्नीचर बनाते हैं, उसी तरीके से रबर में से टायर बनाया तो हमने क्या किया, रबर के अंदर वैल्यू ऐड की, दैट इज नॉन एज प्रोडक्शन। जनरली प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन, हम जो भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करेंगे वो गुड्स एंड सर्विस वैसी होनी चाहिए जो कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाइड करे। नीड और वांट को सेटिस्फाइड करने वाली प्रोडक्ट होगी तो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमको प्रोडक्ट बनानी चाहिए। आगे देखते हैं उसके फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम जनरली बात करें, सबसे पहले हमको डिज़ाइन करना पड़ता है प्रोडक्शन प्लान। प्रोडक्शन प्लान का मतलब क्या, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू, ये सभी हमको डिसाइड करना पड़ता है प्रोडक्शन प्लान के अंदर। सेकंड वन है प्रोडक्ट रिसर्च। हम जो भी प्रोडक्शन करने वाले हैं वो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग पहले से रिसर्च करना है ताकि वो प्रोडक्ट हमको मिनिमम कॉस्ट में तैयार हो जाए, वैसा रिसर्च करना है। और जो प्रोडक्ट बनाने वाला है वो कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाइड करे, वैसा प्रोडक्ट बनाना है। तो इसके लिए हमको रिसर्च भी करना पड़ता है, दैट इज नोन एज प्रोडक्शन रिसर्च। उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स, हमको एक अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिक्स सिलेक्ट करना है। इन शॉर्ट उसकी जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसकी साइज़ कितनी होगी, उसके अंदर उसका वेट कितना होगा, उसका पैकिंग कैसा होगा, उसके अंदर स्मेल कैसी होगी, उसका कलर कैसा होगा, जिसके आधार से मैक्सिमम कस्टमर को सेटिस्फाइड करें। जैसे लक्स की बात करें तो लक्स के अंदर अलग अलग फ्लेवर में आपको लक्स साबुन मिलता है, सॉप मिलता है। वैसे क्लोजअप की बात करें तो पहले कोलगेट की बात करें तो कोलगेट हमको सिर्फ वाइट कलर के अंदर मिलता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रिस्टल डाला, उसके अंदर सोल्ट आया, चारकोल आया, उसके बाद कलर आने लगे, क्या बोलते हैं, रेड कलर। उसी तरीके से जैसे कस्टमर की नीड और वांट चेंज हो रहे हैं उसी तरीके से हमको उसकी फ्लेवर भी चेंज करनी पड़ती है, उसका टेस्ट भी चेंज करना पड़ता है, उसके स्मेल भी चेंज करनी पड़ती है, उसकी साइज़ भी चेंज करनी पड़ती है, उसका जो पैकिंग है पैकिंग भी चेंज करना पड़ता है। पहले आपको पता होगा कोलगेट का एक डब्बा आता था जो जिसके अंदर पाउडर आता था। सुनील शेट्टी की, मुझे अभी भी याद है, सुनील शेट्टी की एक ऐड आती थी जिसके अंदर वो गन्ने को तोड़ने की कोशिश करता है, बाद में दांत में थोड़ा दर्द होता है तो वो बाद में कोलगेट लगाता है और दर्द गायब हो जाता है। तो ये जो कोलगेट की बात करें, कोलगेट पहले पाउडर में आया करती थी और एक स्टील के डब्बे में थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोलगेट को बाद में वो पाउच में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद अभी तो पिचकू जैसा आता है, उसको दबाओ और कोलगेट जितनी चाहिए उतनी ही निकलती है। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे उसका पैकिंग स्ट्रक्चर भी क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो यही हमको ध्यान में रखना है प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। उसके बाद है टू टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड लेआउट। लोकेशन और लेआउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन के लिए। आप जो भी लोकेशन सिलेक्ट कर रहे हो लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहाँ से हमको कम से कम कॉस्ट में रॉ मटेरियल मिल जाए, कम से कम इन शॉर्ट मैन मनी मटेरियल मशीनरी कम से कम कॉस्ट में मिल जाए। दूसरा मार्केट भी इजीली हमको वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, वैसा लोकेशन होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सोल्ट की बात करें, हम कोई सोल्ट फैक्ट्री डालना चाहते हैं, लेकिन वो सोल्ट फैक्ट्री समझ लो कि आपने कोई वैसे एरिया पे डाला कि जो सेंटर है, जो सी कोस्टल लाइन से बहुत दूर है, सी एरिया से बहुत दूर है, तो क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट हमको सी वाटर, क्योंकि सोल्ट के लिए हमको सी वाटर चाहिए और सी वाटर पाइपलाइन के थ्रू ले जाना पड़ेगा, तो इसके कारण कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए ज़्यादातर सोल्ट कंपनी कहाँ पे, कोस्टल लाइन के ऊपर है, सी एरिया के नज़दीक है। एग्जांपल देता हूँ, टाटा सोल्ट आप सभी पहचानते हैं, तो टाटा सोल्ट पाया जाता है द्वारका के अंदर, मीठापुर है, वहाँ पे टाटा सोल्ट का फैक्ट्री है जिसका नाम है टाटा केमिकल्स लिमिटेड। और दूसरा हमको लेआउट भी ध्यान में रखना है कि हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको कैसा लेआउट चाहिए, इन शॉर्ट कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए, राइट थिंग्स एट द राइट प्लेस, दैट इज़ नोन एज लेआउट। उसके बाद हम बात करें रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल, हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है और मटेरियल हमने बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लिया तो हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है लेकिन मटेरियल हमारे पास स्टॉक में कम है तो प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगा, दोनों तरीके से लॉस है। तो हमको वैसे मटेरियल के अंदर ध्यान में रखना है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उसके मुताबिक हम मटेरियल को रखें ताकि हैंडलिंग कॉस्ट भी कम हो और लैक ऑफ स्टोरेज भी ना हो।
ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है मटेरियल के अंदर। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, टाइम टू टाइम हम जो प्रोडक्ट बना रहे हो प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का दोनों का क्वालिटी इंस्पेक्शन होना चाहिए। क्वालिटी इंस्पेक्शन ऐसा होना चाहिए इसलिए ज़रूरी है ताकि कस्टमर को एक ही तरीके का प्रोडक्ट कांस्टेंट मिलता रहे। नहीं तो क्या हो जाएगा, कस्टमर स्विच ऑफ कर देगा, हमारी प्रोडक्ट स्विच ऑफ करके दूसरे की प्रोडक्ट खरीद लेगा। इसलिए जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कांस्टेंट मेंटेन रहनी चाहिए, तो क्वालिटी को भी इंस्पेक्ट करना चाहिए टाइम टू टाइम। उसके बाद है वेस्टेज कंट्रोल। अगर आप अपने प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस के अंदर अच्छे से अच्छा क्वालिटी कस्टमर को पहुंचाना चाहते हो तो रीजनेबल प्राइस तभी पॉसिबल है कि हमारा कॉस्ट कटिंग करे। कॉस्ट कटिंग तभी पॉसिबल है हमारा वेस्टेज कम करे। कंपनी के अंदर जो वेस्टेज हो रहा है वो वेस्टेज को हो सके उतना हमको कम करना है। जितना कम वेस्टेज होगा उतना ही क्वांटिटी भी बढ़ेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ेगी और हमारा कॉस्ट भी क्या आएगा, कम। इसीलिए ज़्यादातर लोग सिक्स सिग्मा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते ताकि कॉस्ट कम से कम आए और वेस्टेज भी वहाँ पे कम से कम हो। सिक्स सिग्मा टेक्नोलॉजी अभी बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और जापानीज़ कॉन्सेप्ट है, उसको हम पढ़ेंगे कई बार आगे कहीं कॉन्सेप्ट में आएगा तब, लेकिन वो सिक्स सिग्मा टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में नहीं है। हमने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, जिसका लास्ट टॉपिक था फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। आशा रखता हूँ कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते कोई टॉपिक के रिगार्डिंग, तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी करूँगा। और कॉमर्स मास्टर आप सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के चैप्टर अपलोड करूँगा तो आपको वो चैप्टर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इवन मैं अकाउंट सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी चैप्टर अपलोड करने वाला हूँ शॉर्ट टाइम के अंदर। तो मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल आपके पास पहुंचता रहे और आप घर बैठे कभी भी उसको स्टडी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 2 के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।